वाह, कितने मीठे मीठे मटर हैं। वैसे खेत में के मटर तोड़कर खाने का मजा ही कुछ है। वैसे देखा जाए तो हम लोगों की ठाठ है, खेत खलिहान की ताजी ताजी सब्जियां खा रहे हैं। श्श, धीरे बोलो किरण, वरना खेत वालों ने अगर हमें खेत में देख लिया तो हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। तभी खेत का मालिक दोनों को देख लेता है। अरे चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, वहीं ठहर जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो किरण, जल्दी जल्दी भागो, वरना नहीं तो खेत का मालिक हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। चलो इस सरसों और मकई के खेत में से बचकर निकल जाते, फसल के बीच हम दिखेंगे नहीं। हाँ चलो भागो। थोड़ी दूरी पर दोनों एक गहरी जमीन के अंदर आ जाती हैं, जहाँ एक पूरा परिवार बसा हुआ था। अरे क्या हुआ बहुओं, तुम दोनों हाँफ क्यों रही हो? सब ठीक तो है? माँ जी, बड़ी गड़बड़ हो गई। खेत वाले ने हमको सब्जी तोड़ते देख लिया है, हमारे पीछे आता ही होगा। हे भगवान, आप सब जमीन के अंदर दही की तरह जमे क्यों बैठे हो? चलो भागो यहाँ से। जैसे सब लोग जमीन के अंदर से बाहर निकलते हैं, तभी खेत वाला एक लाठी बूढ़े दिनेश लाल पर चला देता है। अरे माँ, हो मर गया रे राम जी। अरे मुंह में राम बगल में छुरी, क्यों रे? कौन हो तुम लोग और इस तरह मेरे खेत में घुसकर जमीन के अंदर क्यों क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाप का खेत लग रहा है। और कहाँ है तुम्हारी चोरनी बेशरम बहुएं? साहब जी, हम चोर नहीं हैं, बस हालातों से मजबूर हैं। हमें देखो, क्या हम आपको चोर दिखाई देते हैं? हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है, अगर तुम लोग चोर नहीं तो सबूत दो। आखिर कौन है जमीन के अंदर रहने वाला ये परिवार? क्या होगा, ये अपनी सच्चाई का सबूत दे पाएंगे? आखिरकार इनके सामने ऐसे भी कौन से हालात पैदा हुए होंगे, ऐसी कौन सी अवस्था रही होगी जो ये जमीन में छिप कर रह रहे थे? तो चलिए देखते हैं। जहां दिसंबर की कहर ढाते ठंड में दिनेश लाल का गरीब परिवार एक सस्ते से किराए के मकान में रह रहे हैं, जिसकी छत दीवारें जगह जगह से टूटी हैं और बर्फीली हवाओं के कारण मकान बिल्कुल ठंडक से भरा है। अरे दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है, अब तो भगवान ही बचाए इस सर्दी से। अजी सही बोल रहे हो, ऊपर से ठंड में रात भर करवटें बदल कर ही बीत जाती है। एक पतले दुबले कंबल में पूरा परिवार कब तक गुजारा करेगा? उमेश, महेश बेटा, भला होता जो घर के लिए तुम कपास की रजाई ही बनवा लेते, सालों साल चल जाता। आप लोग थोड़ा रुक जाइए, पहले किराया दे दे, उसके बाद ले आएंगे रजाई भी। संगीता, मकान मालिक आया था क्या? हाँ जी आया था, बहुत ही ज्यादा गाली गलौज भी करके गया और धमकी भी दे के गया है, और अगर 1 सप्ताह के अंदर किराया नहीं चुकाया तो मकान खाली करवा देगा। अरे तुम दोनों भाई टाइम से किराया क्यों नहीं देते हो? अच्छा लगता है क्या बातें सुनना? पिताजी, अगर हमारे बस में होता तो हम महीना लगने से पहले किराया उसके मुंह पर मार दें, मगर एक तो ठंड के मौसम में काम धाम भी नहीं है, और ठंड में जूझ कर जो भी जितना भी हम तीनों भाई कमाते हैं वो घर में खर्च हो जाता है। सच में 1 रुपया भी नहीं बचा पाते। अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो सारी जिंदगी किराए के मकान में कट जाएगी। अपनी घर जमीन तो दूर, खुद के पैसे से 1 ईंट भी हम नहीं खरीद पाएंगे। किराए की टेंशन में अगली सुबह तीनों भाई लेबर चौक पर जाते हैं, जहां पहले से हजारों मजदूर लोग काम के इंतजार में बैठे थे। इस तरह 1 हफ्ते बाद मकान मालिक गरीब ससुराल वालों को कड़ाके की ठंड में धक्के मार कर निकाल देता है। पूरा गरीब ससुराल दर दर भटकने लगता है। संगीता का बेटा चीनू ठंड से बेहोश हो जाता है। चीनू, हाय मेरा बच्चा, आंखें खोलना बेटा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। इतनी भयंकर ठंड में हम सबकी हालत खराब है, लगता है चीनू को सर्दी ने जकड़ लिया है। किसी तरह से आग जलाना होगा तभी, और अपने शरीर को गर्माहट देनी होगी। लेकिन इस पूरी सड़क पर तो ओस ही ओस छाई है भाभी, लकड़ी कहाँ से लाएंगे? किरण, अब इस मुसीबत दुख की घड़ी में हम दोनों को मिलकर कुछ जुगाड़ लगाना होगा। वो देखो वहाँ कचरे का ढेर है, उसे जलाकर आग ताप लेते हैं। दोनों बहू किसी तरह जुगाड़ से आग जलाती हैं, जिससे गरीब ससुराल वालों को ठंड से थोड़ी राहत मिलती है, मगर देखते देखते मौसम खराब हो जाता है और बर्फ गिरने लगती है। ओह, एकदम से बर्फ कहाँ से गिरने लगी? अब कैसे बचाव करेंगे हम लोग? हम लोगों को आगे चलना चाहिए, ये बर्फीली ठंड जानलेवा होती है। चलते चलते सब एक खाली खेत में आ जाते हैं। तभी एक बहू देखती है कि खेत के जमीन के अंदर से एक ऊद बिलाव निकलकर वापस उसी में घुस जाता है। अरे बहू, तुम तीनों हम सब लोगों को इस खेत के अंदर क्यों लाई हो?
ये जमीन कितनी गीली और बर्फ की सिल्ली जितनी ठंडी है। ये खेत खाली है, हम इसकी जमीन के अंदर अपना घर बसाकर रह सकते हैं, बस सर्दी बीतने तक, क्योंकि हमारे पास फिलहाल कोई ठिकाना नहीं है और खुले खेत में रहने पर जानवरों का खतरा भी बना रहेगा और ठंड भी ज्यादा लगेगी, जबकि जमीन के नीचे वाला हिस्सा गर्म रहता है और हम उसके अंदर रहते हुए कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। वाह बहू, जुगाड़ तो अच्छा लगाया है तुम तीनों ने। ईश्वर का धन्यवाद हो जो तुम जितनी समझदार बहू दी है हमको। अब सारा का सारा गरीब ससुराल साथ मिलकर जमीन को थोड़ा खोद कर उसी में रहने लगते हैं। तभी ठंड से गुड़िया के दांत किटकिटाने लगते हैं। माँ, मुझको बहुत तेज की ठंड लग रही है, मुझको इस जमीन के अंदर नहीं जाना ना, यहाँ से चलो ना यहाँ से। सच में ये जमीन के अंदर का हिस्सा कितना शुष्क और नम है, ऐसा लग रहा है जमीन में नहीं नदी में बस गए हैं हम। अब क्या करें, जमीन की ठंड को कैसे घटाएं हम बहुएं। मेरे पास एक जुगाड़ है जिससे हम अपनी जमीन वाले घर को गर्म कर सकते हैं। अंदर आते वक्त तुम लोगों ने गौर किया था, बगल वाले धान के खेत में हाल फिलहाल में कटाई हुई है। खेत में हमें धान की भूसी मिल जाएगी तो बात बन जाएगी। हाँ, और ईंधन के लिए थोड़ी लकड़ी और खाने के लिए सब्जियां वगैरह भी तो चाहिए होंगी। चलो ले आते हैं चलकर। तीनों बहुएं दोबारा ऊपर आती हैं और एक बहू खेत से भूसी इकट्ठा करती है तो दो खेतों में घुस जाती है। इन खेतों में तुरंत ही खेती हुई है, इसे सब्जी की फसल बनने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। फिलहाल अपने ससुराल वालों का पेट कैसे भर पाएंगे हम। तभी किरण को ढेर सारी जंगली साग दिखती है। ये देखो आस्था, जेठानी जी, कितनी हरी हरी ताजी साग है, उसे ले चलते हैं। मगर ये तो जंगली साग है, पता नहीं हमारे ससुराल वाले खाएंगे भी कि नहीं। मैं ऐसा चटपटा और तीखा साग बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब चलिए जल्दी से लकड़ियां ले चलते हैं, शाम ढल रही है। अरे तो तुम इतना क्यों डर रही हो? आपको नहीं पता क्या, जहाँ खेत होता है वह जानवरों के मांद भी होते हैं, तभी तो अंधेरे में लकड़बग्घे और सियार निकलते हैं। अच्छा फिर तो जल्दी चलो। तीनों जमीन में कपकपाते हुए पुनः लौटती हैं और भूसे मिट्टी को लीप देती हैं, जिससे तुरंत गर्माहट पैदा हो जाती है। सब लोग खाकर सो जाते हैं। तभी एक दिन खाना बनाते वक्त जमीन के अंदर से चू चू करते हुए चूहे निकल आते हैं। हाँ माँ, हे भगवान, इन बिल के चूहों ने तो दुखी कर दिया है। वैसे इस जमीन के अंदर जगह जगह गड्ढे हैं, उन गड्ढों को भर देना चाहिए, क्योंकि सांप बिच्छू भी जमीन में रहते हैं। अगर किसी दिन काट लिया तो। आस्था तुरंत खेत से मिट्टी लेकर आती है और गड्ढे भर देती है। तभी किरण बोलती है, आस्था तुम इस बची मिट्टी का क्या करोगी? मैं सोच रही हूँ इसे आग जलाने के लिए हांडी बना दूं। मिट्टी की हांडी मजबूत और टिकाऊ होती है। रात में आग सुलगा कर रख देंगे तो मच्छर भी भाग जाएंगे और घर भी गर्म रहेगा। क्या बात है मेरी दिमागदार देवरानी, जुगाड़ तो अच्छा लगाया है। फिर किरण हांडी बनाकर आग सुलगा देती है। इसी तरह गरीब ससुराल वालों की ठंड में जमीन के नीचे जुगाड़ जिंदगी मुश्किलों भरी गुजर रही थी। अब खेतों में सब्जी की अच्छी खासी फसल तैयार हो जाती है, जिसका ससुराल वाले इस्तेमाल करने लगते हैं। सच में खेत की ताजा सब्जी का तो जवाब नहीं, कितनी स्वादिष्ट बनती है। जमाना हो गया था इतनी ताजी सब्जी खाए। वो तो ठीक है, लेकिन बहुओं संभल कर सब्जी तोड़ा करो, कहीं किसी दिन किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। आखिर में वही दिन आ जाता है जिसका देवकी को डर था, जब बहुएं सब्जी तोड़ते पकड़ी जाती हैं। गरीब ससुराल वालों की पूरी कहानी सुनकर खेत वाला उन लोगों पर दया खाकर बोलता है, भाई मुझे क्षमा कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इन हालातों में जमीन के अंदर रह रहे थे। वैसे ये सारे के सारे खेत मेरे हैं और मुझे इन खेतों की रखवाली करने वाला और फसल उगाने वाला इंसान चाहिए था। तो ऐसा करो, तुम और तुम्हारा परिवार ही मेरे खेत में फसल लगा लो। मैं तुम लोगों को रहने के लिए घर भी दे दूंगा और आधी फसल तुम्हारी होगी, बाकी आधी मुझे दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, जो आपने हम गरीब लोगों को इतना बहुमूल्य अवसर दिया। हम खेती करेंगे। गरीब ससुराल वाले खुशी खुशी हाँ बोल देते हैं और अब उन सबके पास रहने के लिए पक्की छत आ जाती है। अब बहुएं और उनके गरीब ससुराल वाले सब लोग खेत में सब्जी उगाने लगते हैं, जिससे उनकी तमाम मुश्किल आसान हो जाती है। राधिका रसोई में चाय बना रही है। सर्दी के कारण उसके हाथ फटे हुए हैं। अचानक पूर्वी और राजू दौड़ते हुए अंदर आते हैं। माँ, हमें वही वाला खाना चाहिए जो मुनिया के घर में खाया था। कौन सा खाना बेटा? अरे माँ, वो जो दाल जैसी थी पर उसमें चिकन था और खुशबू बहुत अच्छी थी। हाँ माँ, वो चिकन वाला बहुत स्वादिष्ट था। प्लीज हमें भी बना कर दो, हमारा बहुत मन कर रहा है वही खाने का। राधिका बच्चों को बात समझाने की कोशिश करती है। अचानक उसकी आंखों में पानी आ जाता है। मेरे बच्चों, मैं कोशिश करूंगी। अभी तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है,
जैसे ही तुम्हारे पिता शहर से मुझे पैसे भिजवा देंगे वैसे ही मैं तुम्हारे लिए वो वाला खाना बना दूंगी। बच्चे उछलते हुए बाहर भाग जाते हैं। राधिका कुर्सी पर बैठकर रोने लगती है। लानत है मेरे माँ होने पर, मेरे बच्चे सिर्फ चिकन कोरमा खाने की बात कर रही हैं और मैं उन्हें ये भी नहीं खिला सकती। आज मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को चिकन कोरमा खिला सकूं। कोई बात नहीं बहू, जैसे ही मेरा बेटा शहर से पैसे भिजवा देगा वैसे ही तुम दुकान से जाकर चिकन कोरमा लेकर आना और हमारे बच्चों को खिलाना। हमारे घर में सादा खाना भी नहीं है माँ जी, चिकन कोरमा तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं हमारी ये हालत कब सुधरेगी। अरे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं बहू, परेशान मत हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। उन्होंने तो जाने के बाद एक बार भी पैसे नहीं भिजवाए। ऐसे घर नहीं चल पाएगा, मुझे कहीं काम ढूंढना होगा। अगले दिन सुबह केसरी, दयानंद और आरती आग के पास बैठे हैं। राधिका बाहर से काम पर जाने के लिए तैयार हो रही है। बहू, इतनी ठंड में बाहर जाने की क्या जरूरत है? कैसे काम करोगी तुम अकेली? माँ जी, बच्चों के लिए कुछ करना होगा। उनकी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। घर में रहने से कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें चिकन कोरमा भी तो खिलाना है मुझे। अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगी तो फिर मैं कैसी माँ हूँ? लेकिन तुम पहले से ही इतनी थकी रहती हो, अब और काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से ठंड से बचने के लिए तुम्हारे पास स्वेटर भी नहीं है। बाबूजी, ये माँ का फर्ज है। मैं उन्हें वो खुशी देना चाहती हूँ जो उन्होंने मांगी है। अरे, एक माँ तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर देती है। अगर मैं अपने बच्चों के लिए नौकरी करके उन्हें चिकन कोरमा खिलाऊंगी तो उन्हें कितनी खुशी होगी। इतना कहने के बाद राधिका निकल जाती है। राधिका को एक बड़े से घर में काम मिल जाता है और वो वहां पर काम कर रही होती है। वहां डाइनिंग टेबल पर चिकन कोरमा परोसा गया है। खुशबू पूरे हॉल में फैली है। अरे राधिका, ये प्लेटें साफ कर देना। बच्चों के लिए चिकन कोरमा बनाया था, सब खत्म हो गया। बर्तनों को अच्छे से साफ कर देना, चिकन कोरमा की खुशबू बाद में रह जाती है। जी मालकिन, मैं सारे बर्तन अच्छे से साफ कर दूंगी। राधिका प्लेट साफ करते हुए कोरमा की खुशबू महसूस करती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मेरे बच्चे भी इसी की बात कर रहे थे। क्या कभी मैं भी उन्हें ये बनाकर खिला पाऊंगी? काश कि मैं उन्हें ऐसे ही चिकन कोरमा बनाकर खिला पाऊं और वो खुशी से चिकन कोरमा खाएं। इसके लिए मुझे और मेहनत करनी होगी और घरों में काम ढूंढने होंगे। ऐसा सोचकर राधिका कई घरों में काम ढूंढती है और उसके बाद वो एक एक करके सभी घरों में जाती है। बेचारी गरीब राधिका ठंड में घरों में काम कर रही है। ठंड में उसके हाथ लाल पड़ चुके हैं। दिन खत्म होने के बाद वो एक होटल के पास से गुजरती है जहां उसे जॉब वैकेंसी का बोर्ड दिखता है। वो वहां मैनेजर से बात करने जाती है। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जी हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। हो सका तो मैं अच्छा खाना बनाकर खिला सकती हूँ। ठीक है, कल से आ जाओ, तुम्हें यहीं सिखा देंगे। बाकी जो हमारे होटल का मेन्यू है उसमें से जो हमारी खास रेसिपी है बस उसे जल्दी से बनाना सीख लेना और कल से ही ज्वाइन कर लेना। ये सुनने के बाद राधिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो खुश होकर घर लौटती है। वो इसके बारे में सभी को बताती है। अब देखना माँ जी, मैं अपने बच्चों को चिकन कोरमा खिलाऊंगी जैसे बड़ी बड़ी कोठियों के बच्चे चिकन कोरमा खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है राधिका बहुत उत्साही होकर उठती है। वो घर के सारे काम करती है और आखिर में अच्छे से तैयार होकर होटल में पहुंचती है जहां होटल में राधिका को खाना बनाना सिखाया जा रहा था। वो ध्यान से हर चीज सीखती है, खास तौर पर चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी। देखो, सबसे पहले प्याज सुनहरा करना है, फिर मसाले डालने हैं, चिकन को अच्छी तरह पकाना है, तब जाकर चिकन कोरमा बनता है। रेसिपी तो मैंने तुम्हें बता दी है। अब इसी रेसिपी को रोजाना फॉलो करना है और रोजाना स्वादिष्ट चिकन कोरमा बनाना है। इस रेसिपी में मसाले को भूनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो हमेशा फॉलो करना जिससे चिकन कोरमा लजीज बनकर तैयार होगा। राधिका हर स्टेप पर ध्यान देती है और उसे समझती है जैसे ये उसके लिए बहुत बड़ी बात हो। वो बहुत ही ध्यानपूर्वक चिकन कोरमा बनाती है। अब मैं अपने बच्चों को वही स्वादिष्ट चिकन कोरमा बनाकर खिलाऊंगी जो उन्हें खाना है। पहले दिन के बाद जब राधिका घर लौटती है तो उसके दोनों बच्चे फिर से उसके पास आते हैं और कहते हैं, माँ, आप हमारे लिए लेकर नहीं आई हो जो हमने आपको बोला था? माँ, कितने दिन हो गए आपने अभी तक हमें वो नहीं खिलाया। बस थोड़े से दिन की बात है, उसके बाद देखना मैं तुम्हें ऐसा चिकन कोरमा खिलाऊंगी कि तुम बहुत खुश हो जाओगे। जैसा तुमने पहले खाया था उससे भी स्वादिष्ट, खुद मेरे हाथों का बना हुआ। राधिका की यह बात सुनकर उसके दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें उनकी ही माँ के हाथों का बना हुआ चिकन कोरमा खाने को मिलेगा।
इस तरह धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता है और एक दिन राधिका की तनख्वाह का समय आ जाता है। उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलती है, जिसे लेते ही राधिका सबसे पहले बाजार जाती है। वो चिकन और मसाले खरीदती है, घर पहुंचकर काम में जुट जाती है। भाभी, आज क्या खास है? इतना कुछ सामान लेकर आई हो और वो भी हमारे घर में चिकन। लगता है आज तो कयामत ही आने वाली है। पहली बार अपने घर में चिकन देख रही हूँ। बस इंतजार करो, सबको पता चल जाएगा। आज दिन तो स्पेशल नहीं है, लेकिन हम इस दिन को स्पेशल बनाएंगे। राधिका चिकन कोरमा बनाती है, घर में खुशबू फैल जाती है। सभी पास आकर खड़े हो जाते हैं। माँ, ये वही खुशबू है, आपने बना लिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच में हमें खाने के लिए तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि हमसे रुका ही नहीं जा रहा। देखो बहू, भले ही बच्चे खाने की जिद करते हो, लेकिन आज इतनी अच्छी खुशबू सूंघने के बाद तो हम लोगों से भी रुका नहीं जा रहा है। सभी चिकन कोरमा खाने के लिए घर के अंदर चटाई के ऊपर बैठ जाते हैं। राधिका सबको परोसते हैं और सभी को थाली में थोड़ा थोड़ा चिकन कोरमा जाता है। सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है, जैसे मानो ये दिन उनके लिए बहुत ज्यादा खास बन गया हो। बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट का खाना हमें घर के अंदर खाने को मिल रहा है। हमने तो चिकन कोरमा खाने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज इन दोनों बच्चों की वजह से हमारे घर में भी हम लोगों ने चिकन कोरमा खाया। पहली बार इतना अच्छा खाना खाया, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सच में बहुत स्वादिष्ट चिकन कोरमा बनाया है तुमने। सही कहा भाभी आपने। आज कोई दिन स्पेशल नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये दिन बहुत स्पेशल बन गया, क्योंकि हमने आज आपके हाथों से बना हुआ चिकन कोरमा खाया। और सच कहूँ तो ये चिकन कोरमा सच में बहुत स्वादिष्ट है। सभी खुशी से खाना खाते हैं। राधिका के चेहरे पर संतोष है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी अब बहुत ज्यादा खुश है। सबके चेहरों पर मुस्कान देखकर वो भी मुस्कुरा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अभय अंदर आता है, उसके पास सामान और पैसे हैं। राधिका, मैं वापस आ गया। अरे वाह, ये खुशबू कैसी है जो पूरे घर में फैली हुई है? ये खुशबू चिकन कोरमा की है बेटा। तू बहुत सही वक्त पर आया है। चल जल्दी से आजा, ये सामान थोड़ा साइड में रख दे और पहले खाना खा ले। बहुत दूर से सफर करके आया होगा। पूरे परिवार को एक साथ देखकर राधिका की आंखें खुशी से भर जाती हैं, जैसे उसका बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अरे कमाल हो गया, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट चिकन कोरमा बनाना तुमने कहाँ से सीखा? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आप आराम से खा लीजिए, उसके बाद सुनाऊंगी। पापा, माँ ने चिकन कोरमा हमारे लिए बनाए हैं, और वो भी होटल में से सीखकर। अभय भी खाने में शामिल हो जाता है। राधिका, तुम्हारी मेहनत और प्यार ने इस घर को खुशियों से भर दिया। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने पूरे परिवार को समेट के रखा और बच्चों की ख्वाहिश को पूरा किया। भगवान तुम्हारी जैसी अर्धांगिनी हर किसी आदमी को दे। तुमने मेरे जीवन को सफल कर दिया, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पैसे लेकर आया हूँ, अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद की दुकान खोल लूँ। चिकन कोरमा लोगों को बहुत पसंद आता है। हमारी दुकान पर गरीब लोगों के लिए कम दाम पर चिकन कोरमा होगा, ताकि गरीब लोग भी खा सकें। सभी लोग राधिका की इस बात से बहुत सहमत होते हैं और सभी मिलकर ठंड की उस रात को पहली बार सुकून और स्वाद के साथ बिताते हैं। बहुत जल्द राधिका अपनी खुद की चिकन कोरमा की दुकान खोल लेती है, जिसके बाद वो अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगती है और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है।